नमस्कार। आज हम बात करेंगे सामान्य मनुष्यों के व्यवहार के बारे में, नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। साइकोपैथोलॉजी जो है वो एक वैज्ञानिक स्टडी है असामान्य व्यवहार का। इस फील्ड में हम मानसिक स्वास्थ्य, क्लिनिशियंस और लोगों के जो अस्वीकार्य व्यवहार होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भविष्य में जिस तरह के 3 चीज़ें हैं, हमारा सोचना, समझना, विचार करना, दूसरा है हमारा व्यवहार करना और तीसरा होता है हमारे इमोशंस, हमारे संवेग। इन तीनों में जब हमें कोई अस्वीकार्य व्यवहार देखने को मिलता है, जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ। अब इस साइकिल चलाने में मेरा व्यवहार ये होना चाहिए कि मैं सड़क के किनारे बाईं तरफ चलूँ और मैं सीधे तौर पे चलूँ। ये हमारा स्वीकार्य व्यवहार है। अब मैं साइकिल चलाने में मैं बीच सड़क पे चल रहा हूँ, कभी दाहिने चला जा रहा हूँ, कभी बाएं चला जा रहा हूँ। जो पीछे से और स्पीड में जो गाड़ियाँ आ रही हैं, बाइक्स हैं, कार हैं, ट्रक्स, बस हैं, उनको बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। तो अगर मैंने इसका मस्ती में कभी एक बार कर लिया तो ठीक है, मगर ऐसा मैं व्यवहार हमेशा करता रहता हूँ तो ये असामान्य व्यवहार की श्रेणी में आता है। तो असामान्य व्यवहार की श्रेणी में जब चीज़ें आती हैं तो कुछ हम मस्ती में करते हैं, उसको नहीं। जब ये हमारे लिए बाध्यकारी बन जाता है ये व्यवहार करना, तो फिर हम इसको अबनॉर्मल बिहेवियर या डिस्टर्ब बिहेवियर में हम इसको काउंट करते हैं। बहुत पहले जो था इन व्यवहारों को कहा जाता था पागलपन है, इनसेन है, साइकोटिक है, मगर आज हम इसे डिस्टर्ब बिहेवियर के नाम से जानते हैं। बहुत ही बारीक फ़र्क है नॉर्मल बिहेवियर और अबनॉर्मल बिहेवियर में। सामान्य व्यवहार और असामान्य व्यवहार के बीच में बहुत ही बारीक सा फ़र्क है। होता क्या है कि जो चीज़ किसी स्थान विशेष में सामान्य व्यवहार की तरह देखा जाता है, वही चीज़ किसी दूसरे परिस्थिति में असामान्य व्यवहार की तरह देखा जाता है। जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष के धर्म के आधार पर बात करूं, तो किसी एक खास रंग के कपड़े पहनना उस समाज, उस परिस्थिति में सामान्य व्यवहार है, मगर किसी दूसरे तरह के रंग के कपड़े पहनना दूसरे समाज में सामान्य व्यवहार के तौर पे देखा जाता है। मगर जब यही चीज़ दोनों समाज में अदला बदली कर दी जाए तो वो एक दूसरे के लिए असामान्य व्यवहार हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी जो सामान्य व्यवहार है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि चेंज जो परिस्थितियाँ बदलती हैं उनके साथ साथ व्यक्ति का समायोजन एनवायरनमेंट के साथ भी बदलता रहता है, जिसको हम कहते हैं अडेप्टिबिलिटी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर डायनासोर्स हुए करते थे। अब डायनासोर्स आज हमारे बीच में नहीं है, तो उसके ना होने की एक वजह ये माना जाता था कि जब परिस्थितियाँ बदली, जब पर्यावरण बदला, तो डायनासोर्स ने उस परिस्थिति के साथ अपने को अडेप्ट नहीं किया। जैसे जब गर्मी होती है तो हम सूती कपड़े पहनते हैं, जब बहुत ज़्यादा होता है तो हम स्वेटर, कोट इत्यादि पहनते हैं। तो एक्चुअली हम परिस्थिति के साथ अपने को समायोजित करते हैं, तो हम जिंदा रहते हैं। अगर मानिए बहुत कड़ाके की ठंड हो रही है और मैं सिर्फ सूती कपड़ों में रहूं, तो मुझे ठंड लग सकती है, मैं बीमार हो सकता हूं और ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो इस अडेप्टिबिलिटी या समायोजन की जो समस्या है वो नॉर्मलसी की तरफ ले जाता है। इसमें कुछ धनात्मक एट्रीब्यूट्स भी हैं, जिसमें हमारे बीच में एक मतता नहीं है कि नॉर्मलसी को कैसे हम डिफाइन करें। जैसा कि हमने बताया कि एक व्यवहार किसी खास विशेष परिस्थिति में नॉर्मल हो सकता है और दूसरे किसी व्यवहार में नॉर्मल नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी फंक्शन में हैं, तो हम बहुत भाषा का ध्यान नहीं रखते हैं, मगर यही अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं तो हमें अपनी भाषा में वो शालीनता
लानी पड़ती हैं। हम दोस्तों के साथ हँसी मज़ाक या गाली-गलौच वाली बातें जो अगर करते हैं तो वो नहीं कर सकते। तो कहीं एक जगह पे ये सामान्य है तो कहीं एक जगह पे असामान्य बन जाता है। नॉर्मलसी को इस तरह से भी देखा गया है कि इसका मतलब सिक नहीं होता, हमने बीमारी नहीं है। ये एवरेज है जो सोशली बाध्यकारी हैं, सोशली एक्सेप्टेबल हैं, उन प्रोसेसेस के साथ हम इसको देखते हैं। बहुत सारे जगह पे नॉर्मलसी को एवरेज जो स्टैटिस्टिकल सांख्यिकीय आधार पर जो बातें की गई हैं उसमें ये बताया गया है कि जो मीन होता है वो नॉर्मलसी है, जो मध्यमान होता है वो नॉर्मलसी है। और उस मध्यमान के बाद एक आता है सामान्य विचलन, जिसको स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। तो सामान्य अगर मध्यमान या सामान्य विचलन के अंतर्गत हमारा व्यवहार आ रहा है तो वो नॉर्मलसी में आएगा। जब सामान्य विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशंस के बियॉन्ड जब कोई चीज़ जाने लगती है तो फिर हम उसको एबनॉर्मल बिहेवियर की श्रेणी में रखते हैं। आप अगर देखेंगे तो हमारे समाज में जो मिडिल परसेंटेज है उसको नॉर्मल बिहेवियर के तौर पे कहा जा सकता है। जैसे हम खाने में रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाते हैं। अगर नॉर्थ इंडियंस की तरफ बात करें तो ये नॉर्मल बिहेवियर है। तो किसी दिन हम पूरी सब्जी भी खा लेते हैं, किसी दिन हम शायद सूप पी के भी रह जाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन या मानक विचलन के आधार पे होता है। मगर हम सुबह-सुबह उठ के जो है कोक पी रहे हैं या रात में बहुत हेवी खाना खा रहे हैं, तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर में चला जाता है। मगर मान लीजिए आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आप कुश्ती लड़ते हैं, आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप सिर्फ सूप पे रहेंगे तो शायद आपका शरीर आपके साथ नहीं जाएगा। तो वो चीज़ वहाँ पर फिर जाके नॉर्मल्स की श्रेणी में आ जाता है। अटेंशन पैटर्न जो है हमारे किसी भी चीज़ में, कल्चरल सेंसिटिविटी है, इन सब के आधार पर भी हम डिसाइड करते हैं कि किसको साइकोपैथोलॉजी में हम रखेंगे। कल्चरल सेंसिटिविटी के रिगार्ड में अगर हम बात करें तो नॉर्मल डिपेंड करता है उसके एटीट्यूड और माने अभिवृत्ति और व्यवहार के पैटर्न के आधार पर। बहुत ये अवेयर हो जाता है कि नॉर्मलसी में ट्रेडिशंस हैं, जैसे कस्टम्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। ये सारी चीज़ें जो है एबनॉर्मल बिहेवियर में एक व्यक्ति को हमारे साथ आना चाहिए। और अगर वो नहीं आता है तो फिर हम उसे सिंड्रोम की श्रेणी में डालते हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है उन परिप्रेक्ष्य में जो व्यवहार नहीं आता है उनको फिर हम सिंड्रोम की श्रेणी में डालते हैं। जो सांस्कृतिक कल्चरल सेंसिटिविटी है उसमें भी क्लिनिशियंस हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इन लोग भी साइकोपैथोलॉजी के बारे में बहुत हद तक कल्चर बिहेवियर के आधार पर ही चीज़ें डिफाइन करते हैं। जो भी नॉर्मलसी का स्टेट होता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान जो है इसकी एक लिमिटेशंस होती है, एक साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस होती हैं और उन लिमिटेशंस के आधार पर ही वो अपने जीवन में खुशियाँ या सक्सेसफुल होना चाहता है। तो इस तरीके से जो है वो काम करता है। ये जो नॉर्मलसी या सामान्य व्यवहार का जो आइडिया है, ये स्टैटिस्टिकल सांख्यिकीय डिसीजंस के आधार पर यूजुअली बहुत ही जो हम मानते हैं जो बहुत ही बुद्धिमान हैं, जो बहुत ही खुश हैं, जो बहुत ही प्रोडक्टिव काम करते हैं, वो सब नॉर्मल है। और जो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, उनको हम फिर एबनॉर्मल की श्रेणी में रखते हैं। अब हम करते हैं कि किस स्तर का जो समायोजन है उसको हम नॉर्मल कहेंगे। समायोजन का मतलब ये हो गया कि हमने जैसे उदाहरण दिया कि जब शीत ऋतु आती है तो हम स्वेटर, कोट इत्यादि को पहनकर अपने को बचाते हैं। तो किस लेवल का एडजस्टमेंट करना चाहिए? हमें पूरी तरह से अपने को कमरे में बंद कर लेना चाहिए, सारी खिड़की, दरवाजे बंद सील कर देना चाहिए। और क्या कहते हैं कंबल
कोट, रज़ाई, इन सब को टोपी वो सब पहन लेना चाहिए। तो ये भी हमें देखना है कि किस लेवल का हमें एडजस्टमेंट करना होता है और पर्टिकुलरली किस रस्म जिसमें हम इंजॉय भी कर सकें, हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस को जो हमारे अंतर्वैयक्तिक संबंध हैं उनमें इंजॉय कर सकें, हम उनके में कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ बेहतर कर सकते हैं। हाँ, अगर हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं तो वो नॉर्मल की श्रेणी में डाला जाता है। और अगर एबनॉर्मल की श्रेणी में दिया जाएगा कि जब हम इन चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, हम इनके साथ डील नहीं कर पाते हैं, हम इनसे समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं, हम सामाजिक या ऑक्यूपेशनल जो हमारे कार्य के जो डिमांड्स होते हैं डेली लाइफ में, इनको हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तब ये हम बात करते हैं कि इसको हम एबनॉर्मलिटी में डालेंगे। रियलिटी जो टेस्टिंग है वो भी हम नॉर्मलिटी में रहते हैं कि नॉर्मल जो व्यक्ति होता है वो देखता है, उसको उसकी व्याख्या करता है, फिर उसके ऊपर रिएक्ट करता है, जो भी हमारे आसपास जो भी वर्ल्ड है, जो भी समाज है, जो भी पर्यावरण है, उनके आधार पर बहुत सारी चीज़ें ऐसा भी हम देखते हैं कि चीज़ों को हम पहले से नहीं समझ पाते हैं, तो हम उसके हिसाब से व्यवहार नहीं कर पाते, तो हम उसको एबनॉर्मल नहीं कहेंगे क्योंकि वो चीज़ें हमें पहले से नहीं मालूम है, इसलिए हमें नहीं मालूम है कि उसके आधार पे हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। अब मान लीजिए मुझे हवाई जहाज़ चलाना नहीं आता है। अब अगर एकदम से मुझे हवाई जहाज़ के कॉकपिट में बैठा दिया जाए और कहा जाए कि डॉक्टर साहब आप हवाई जहाज़ चलाइए, तो मैं नहीं चला पाऊँगा, मैं परेशान होऊँगा। अगर कह दिया जाए कि नहीं हमने तो उड़ा दिया है, अब इसको आप नीचे लैंड कर लीजिए और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो इस वक़्त की जो टेस्टिंग है उसको रियलिटी टेस्टिंग में नहीं डालेंगे। इस वक़्त जो मेरा परेशान होना है उसको हम एबनॉर्मल या असामान्य व्यवहार में नहीं डालेंगे क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मुझे हवाई जहाज़ चलाना नहीं आता है। तो रियलिटी टेस्टिंग हम वहीं कर सकते हैं जिस चीज़ से हम वाकिफ़ हैं, जिस चीज़ से हम यूज़्ड टू हैं और फिर हम उसको कर रहे हैं, तो हम उसको नॉर्मैलिटी में रखते हैं। जो बिहेवियर कंट्रोल होता है, व्यवहार को नियंत्रण करना, उसको भी हम नॉर्मैलिटी की श्रेणी में रखते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ये महसूस करते हैं कि और कंट्रोल भी करते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि इस तरह के जो बिहेवियर हैं उनको वो कंट्रोल कर पा। मान लीजिए अब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और एकदम गाली गलौज में बातें हो रही हैं, ठीक है, एकदम से आपके पिताजी सामने आ जाते हैं, तो क्या तब भी आप ऐसे गाली से बात करना शुरू करेंगे? एकदम नहीं, आप अपने दोस्तों को कहेंगे आप चुप हो जाइए, मेरे पिताजी आ रहे हैं। तो एक्चुअली जिस बिहेवियर को आप कर रहे थे, आप परिस्थिति बदलने के साथ उस बिहेवियर को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, नियंत्रित कर पा रहे हैं, तो इसको भी नॉर्मल से बनाएंगे। मगर जो पशु होते हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे। मान लीजिए कुत्ता जो है वो भौंक रहा है, ठीक है, जोर-जोर से, अब कुत्ते का पिता उस जगह पे सामने आ जा रहा है, फिर भी वो भौंक रहा है, वो चुप नहीं हो, किसी समस्या से या सामाजिक नॉर्म्स के साथ जो है इंटरैक्ट करते हैं या उसका सामना करते हैं, तो हम ऐच्छिक रूप से ये डिसीजन लेते हैं कि हमें अपने बिहेवियर या हमारे जो अनकंट्रोल्ड इम्पल्सेस ड्राइव्स हैं उनको। फिर नॉर्मल सी में हम किसको देखते हैं? सेल्फ वर्थ को, जो हम अपनी आत्म जो मूल्य हैं उनको भी हम नॉर्मल सी में देखते हैं। हम ये समझते हैं कि हमें एक्सेप्ट किया जाए सोसाइटी में, हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमारे प्रोत्साहन हमें दिया जाए, ये सारी चीज़ें नॉर्मल्स बिहेवियर में आते हैं। हम बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं सामाजिक रिश्तों को बनाने में। हम चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, हमें सुनें, हमारे साथ उनके जो विचारों में जो भिन्नताएँ हैं, उनको वो सुनें और एक्सेप्ट करें। माने ना माने ये अलग चीज़ है, मगर कम से कम सुनना तो चाहिए, मानना तो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर हम अपने को वैल्यू देते हैं, अपने को मूल्य देते हैं, तो ये भी एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। फिर आता है सेल्फ अवेयरनेस, हम अपने बारे में कितना जानते हैं।
हम जो है अपने आप को पूरी तरह से समझ सकते हैं, हम अपने व्यवहार को समझ सकते हैं, हम अपने जो संवेग हैं उनको समझ सकते हैं। हमें मालूम है कि हम क्यों रो रहे हैं। अगर मानिए हमें रोना आ जाए तो हमें मालूम है क्यों रो रहे हैं, कि हम कोई सफलता चाहते थे, कुछ प्रयास किया था, असफल हो गया, उसकी वजह से रो रहे हैं। तो हमें अपनी बारी चीज़ें से हम अवगत हैं कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि इमोशंस जो हैं, संवेग या अभिप्रेरणा जो है, ये व्यवहार को करने में बाध्य करते हैं और हमें इसकी जानकारी होती है, तो इसको हम नॉर्मल्स में रखते हैं। फिर आता है सोशल रिलेशनशिप्स, जो सामाजिक संबंध हैं उसमें भी हम नॉर्मल देखते हैं कि हम ये मेंटेन करते हैं कि जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं उनको हेल्दी बनाए रखें अदर लोगों के साथ। हम जनरली किसी के साथ अपना रिश्ता ख़राब करने की कोशिश नहीं करते। हम रिश्तों में मैनिपुलेशन भी नहीं करते हैं। हम रिश्तों को बनाने में उनका एडवांटेज नहीं लेते हैं। हम ये करते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स, अपनी नीड्स को शेयर करें, मगर एक होता है ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग, वो नहीं करते हैं। लाइफ और उसके साथ जुड़े हुए जो कौशल हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, उनको क्रिएटिव मैनर में इसको प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ वो जो डेली लाइफ के डिमांड्स हैं उनको भी उस प्रेशर में उसको पूरा करते हैं। डेली लाइफ के डिमांड हैं उनको पूरा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अबनॉर्मलिटी क्या है, जो असामान्यता क्या है। अगर हम इसको सांख्यिकीय दृष्टि से देखें तो एक व्यक्ति के कुछ ट्रेट्स होते हैं, थिंकिंग होती है, व्यवहार होते हैं और इन सबको DSM-5 या ICD-11 में जो है इसको रखा गया है। तो स्टैटिस्टिकली अगर उसके बाहर है तो वो अनयूजुअल है, वो एबनॉर्मल है, और अगर स्टैटिस्टिकल्स के बीच में है तो फिर हम उसको देखते हैं कि वो जो है ठीक ठाक है, नॉर्मल चीज़ है। अब जैसे एक इंस्टेंस ले लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका IQ जो है वो बिलो या अबव एवरेज लेवल है। तो जो बिलो है उसको तो हम एबनॉर्मल कहते ही कहते हैं। इवन जो अबव है वो भी सांख्यिकीय दृष्टिकोण से जो है वो एबनॉर्मल है। भले ही हम उसको दूसरा नाम देते हैं, हम उसको जीनियस नाम देते हैं, मगर सांख्यिकीय दृष्टि से वो भी एबनॉर्मल है। सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डिविएशंस के अंदर जो भी आता है वो नॉर्मल है, बाकी उसके बियॉन्ड जो भी अगर निम्न है तो भी एबनॉर्मल है, अगर उच्च है तो भी असामान्य है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम डिसेबिलिटी और उसके जो पर्टिकुलर बिहेवियर हैं उनको बहुत हद तक नहीं देख पाते हैं, और इसमें ये होता है कि जो हाईली रिगार्डेड है, जैसे इंटेलिजेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो हाईली रिगार्डेड होता है, जिसको ये सांख्यिकी पूरी तरह से फुलफिल नहीं करता। फिर अगर हम बात करें कि जो स्टैटिस्टिकल अनयूजुअल हैं, जैसे इन केसेस जैसे स्पेसिफिक बिहेवियर हैं जिसको जो अनयूजुअल, जो सामान्यतः लोगों के व्यवहार में नहीं पाया जाता। जैसे हम जब भी किसी पार्टी या किसी फंक्शंस में जाते हैं, चाय कॉफ़ी ऑफ़र किया जाता है, जनरली हम सब ले लेते हैं। तो ये एक यूजुअल बिहेवियर है जो सब में पाया जाता है। अब किसी पार्टी फंक्शन में चाय ऑफ़र किया गया, मना कर दिया, कॉफ़ी ऑफ़र किया गया, मना कर दिया गया, कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र कर दिया, मना कर दिया गया, सूप ऑफ़र किया गया, मना कर दिया। अब सारी चीज़ें मना कर रहे हैं, तो ये एक अनयूजुअल सा बिहेवियर है। ये बात सही है कि कॉफ़ी में कैफ़ीन, चाय में निकोटीन, कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें होती, उस वजह से कोई नहीं खाना चाहता है। मगर एक पार्टी वाले जो यूजुअल बिहेवियर है, उस व्यवहार से ये अनयूजुअल आता है, तो लोग कहते हैं ये तो बहुत अलग तरीके का है, ये चीज़ें नहीं करता है। तो हम बाय डेफिनेशंस नहीं, मगर सोसाइटी के हिसाब से हम इसको अबनॉर्मल बिहेवियर की श्रेणी में रख देते हैं।
तो स्टैटिस्टिकल्स में जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू जो है वो अगर हम देखें 60 से 140 के बीच में, तो 60 से 70 जो है वो 0.5% पीपल हैं, 70 से 80 जो हैं वो 1% है, और 80 से 90 जो है 2% है। इस तरीके से आता है। फिर जो आईक्यू का मिड रेंज है अगर 100 में देखें तो 2.5% है। फिर 110 में फिर वो कम होना शुरू हो जाता है 2%। फिर 120 से 130 में फिर 15%, 130 से उसमें फिर 1% और 5.5% नीचे जाता है। तो ये हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं कि मिड में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और मिड के दाएं बाएं जो है पॉपुलेशन की कमी होती है। अब एक आ जाता है वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। इस क्षेत्र में अगर देखें तो जो क्लासिफाइड जो एबनॉर्मल्स हैं उनको ये माना जाता है कि अनरिटन, बिना लिखे हुए जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग कहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम किसी के घर गए हैं और हम किसी बड़े के साथ हैं तो हम उनसे मिलते हैं तो उन्हें नमस्ते करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। किसी बुक में लिखा नहीं है, मगर ये अनरिटन जो है नॉर्मल नॉर्म्स हैं सोसाइटीज़ के, जो हमें मालूम होते हैं और हम इन चीज़ों को करते हैं। अगर इन जो व्यवहार है इनसे हम डिविएट करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं जो सोशली नॉर्म्स हैं, तो फिर हम उसे वायलेशन माना जाएगा और ये वायलेशन जो है अब नॉर्मल बिहेवियर की कैटेगरी में उसको डाल दिया जाता है। सामाजिक व्यवहार में अब ये देखा जाता है कि बहुत से एशियन कल्चर हैं जो नॉर्मल बिहेवियर सोसाइटीज़ हैं, मगर दूसरे सोसाइटीज़ में उसको अब नॉर्मल बिहेवियर माना जाता है। जैसे हमारे दादाजी या परदादाजी हैं, हम उनसे मिलने गए और हम शेक हैंड करें हमारे एशियन कल्चर में या पर्टिकुलरली भारतीय संस्कृति में, तो दादाजी या परदादाजी, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके हम पैर ही छुएंगे, उनके हम शेक हैंड नहीं करेंगे। तो शेक हैंड करना इस समाज में जो है अब नॉर्मल में आ जाएगा, मगर यही अमेरिका या इंग्लैंड में होंगे, दादाजी हो परदादाजी हो, हमें शेक हैंड करना इज अ नॉर्मल थिंग। अगर हम वहाँ जाके पैर छूना शुरू करेंगे तो फिर उनके हिसाब से पैर छूना अब नॉर्मल बिहेवियर में आ जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जैसे साउदर्न यूरोप है, यूके है, इन सब में सही बैठता है। अब इस हिसाब से देखें कि कौन कौन सी नेसेसिटीज़ हैं जिसके आधार पर ये नॉर्म्स हैं, जहां हम इन नॉर्म्स को हम कितना हम वॉयलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं और मेरे पिताजी दोनों ही आर्मी में हैं, ठीक है, हम बहुत दिनों के बाद, वो अलग जगह पे पोस्टेड थे, मैं अलग जगह पे पोस्टेड हूँ, अब हम लोग का मिलना नहीं हो पाता है। करीब 3 साल के बाद किसी एक जगह पे पिताजी से मिले तो कहते हैं पिताजी के पैर पड़ने चाहिए, मगर चूंकि दोनों ड्रेस में हैं, दोनों उसमें हैं, तो उस हिसाब से हम उनके पैर नहीं छुएंगे। अगर वो रैंक में बड़े होंगे तो हम उनको सैल्यूट करेंगे। अगर मैं रैंक में बड़ा हूँ और फिर भी वो मेरे पिताजी हैं तो भी वो मुझे सैल्यूट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जिस जगह पर हैं, जिस रूल्स में हैं, उस हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं कि कौन सा बिहेवियर अब नॉर्मल या नॉर्मल में जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे है कि आप ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं कर सकते, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं है होमोसेक्सुअलिटी जो है, समलैंगिकता, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, मगर अब बहुत से देश हैं, बहुत से सोसाइटीज़ हैं कि हम उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। हमारे ही देश में कुछ समय पहले तक ये कानून के दायरे में था और एक्सेप्टेबल नहीं था, मगर आज उसको एक्सेप्ट कर लिया गया वो वाला कानून हटाने के बाद। तो अब वो नॉर्मल बिहेवियर में आ रहा है, मगर हाँ उसके पहले वो अब नॉर्मल बिहेवियर में अगर भारत की बात करें तो जैसे महिलाओं के ड्रेसिंग सेंस है, हाँ उनमें हाथ खुले रहना या पैर खुले रहना वो एक समय तक जो है अब नॉर्मल बिहेवियर में आता था, मगर आज आज के चेंजिंग बदलते परिवेश में जो है अब उसको हम अब नॉर्मल की शेड में नहीं रखते।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि वक्त, परिस्थिति, व्यक्ति, समाज, इनके हिसाब से भी जो व्यवहार कभी एबनॉर्मल हुआ करता था वो बाद में नॉर्मल बिहेवियर में आ गया। अब आता है कि मैल अडेप्टिव बिहेवियर। मैल अडेप्टिव बिहेवियर वो थॉट्स हैं, वो प्रोसेसेस हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ या परिस्थितियाँ हैं जो हमें दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ व्यवहार करने में सक्षम नहीं बनाती हैं। जैसे ठीक है, हम कहीं बाहर से घर गए हैं तो हमें हाथ पैर धोना चाहिए, हम धोते भी हैं, मगर हम घर गए हैं और घर में अगले 3 मिनट में हम जो है 7-8 बार हाथ पैर धो चुके। ये फिर रिपीटेटेड जो बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर है हाथ पैर धोना, मगर अगर वो उसमें रिपीटिशन आना शुरू हो रहा, पुनरावृत्ति होनी शुरू हुई, तो फिर हम उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स की श्रेणी में रखते हैं, जो एक मैल अडेप्टिव बिहेवियर है। अडेप्टिव बिहेवियर हाथ पैर धोना है, मगर वो एक्सेस करना वो फिर मैल अडेप्टिव हो गया। हाँ, अभी हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे हमेशा कहा जाता था कि दिन में कम से कम 7-8 बार, अगर आप घर पे भी हैं तो भी कम से कम दिन में 7-8 बार साबुन से हाथ धोइए, रगड़-रगड़ के धोइए। तो उस परिस्थिति में, पिछले 2 साल की परिस्थिति में बार-बार हाथ धोना जो है, वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर नहीं माना जाएगा। मगर जब कोविड अब कुछ कंट्रोल में है, वैक्सीनेशन हो चुका है, हाँ, अब जनरली लोग जो हैं 1-2 बार ही अगर धोते हैं, मगर 7-8-10 बार नहीं धोते। अब अगर 7-8-10 बार अगर धोना शुरू हो जाए तो फिर से वो फिर मैल अडेप्टिव बिहेवियर में कंसिडर कर लिया जाएगा। हम लोग भारतीय संस्कृति में हम लोग उपवास करते हैं। अब इन उपवासों में क्या होता है कि ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर, मगर कोई अगर अपने को पूरी तरह से स्टारवेशन में डाल देता है, या जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है, कि हम कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, और इतना इस हद तक पहुंच जाते हैं कि मृत्यु तक भी हो जाती है। तो ये जो है, एक है व्रत करना, वो हेल्दी चीज़ है, एक सर्टेन अमाउंट में वो नॉर्मल है, मगर वो व्रत अगर हम 3 महीने तक एक साथ किए जा रहे हैं तो फिर हमें वो एबनॉर्मल बिहेवियर की श्रेणी में चला जाता है। फिर ये आता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल लेना है, ये सब मेंटल एब्यूज़ेस में या मेंटल इलनेसेस की तरफ चला जाता है। मगर हाँ, किसी पार्टी ओकेजन्स में हमने अल्कोहल ले लिया और उसकी वजह से ठीक है, तो वो हम एबनॉर्मलिटी में नहीं डालते हैं, उसको मैल अडेप्टिव बिहेवियर नहीं कहते। अब हम आते हैं पर्सनल डिस्ट्रेस, जो व्यक्तिगत तौर पर हमारे को परेशानियां होती हैं, हम तनाव में रहते हैं, प्रतिबल इसको कहेंगे, उन परिस्थितियों में रहते हैं, जो हमारी मानसिक बीमारियां हैं। मानसिक बीमारियों के आधार पर हम बहुत अपने में सफ़र करते हैं, जैसे सीवियर डिप्रेशन हो गया, और या कभी-कभी ये होता है कि हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है, किसी सोच में बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाते हैं। हम इतने परेशान रहते हैं कि हम फिज़िकल कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। जैसे दर्द नापने की कोई मशीन नहीं है, बुखार नापने की मशीन है, हार्ट रेट नापने की मशीन है, मगर दर्द नापने की कोई मशीन नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पेट में दर्द है, हाँ, दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर हमें ही विश्वास करता है कि हाँ, ये दर्द हो रहा है। तो इस तरह के जो डिस्ट्रेस की वजह से कभी-कभी क्या होता है, हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमें महसूस होने लगता है कि हमें दर्द हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलता है। या कभी हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ठीक है, खुशी है, मुस्कुरा रहे हैं, हँस रहे हैं, मगर इतना खुश हो गए हैं कि पिछले 30 मिनट से हम हँसे ही जा रहे हैं, हम रुक ही नहीं रहे हैं। तो ये भी पर्सनल डिस्ट्रेस के श्रेणी में हम डालेंगे कि जो एक्सेस है वो भी। फिर एक आता है सिज़ोफ्रेनिया के स्टेजेस हैं, जिसमें व्यक्ति बहुत अनअवेयर रहता है, अपने बारे में जानकारी नहीं पाता है कि वो आगे की स्थिति में क्या करेगा। फिर एक आता है कि फेलियर है,
हम जब कोई काम करते हैं जो फंक्शनल एंड एडिक्वेसी है, फंक्शनल मतलब जो प्रकार्य है, हम उसमें ठीक से नहीं कार्य कर पाते हैं। जो रोज़मर्रा के डिमांड्स हैं, हम उनके साथ कोप नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारा रोज़मर्रा का काम है कि सुबह उठना, व्यायाम वगैरह करना, नाश्ता चाय लेना, फिर पढ़ने बैठ जाना या कॉलेज जाना, आके फिर लंच करना, फिर थोड़ा-सा आराम करना, ये सारे जो हैं हमारे फंक्शन। मगर हम स्टूडेंट होने के बावजूद भी इन सारे व्यवहारों को प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारे फेलियर है, हमारा अपने किसी भी व्यवहार में ना करने। कुछ जगह पे आप देखेंगे सेल्फ केयर है या अपने जॉब में बने रहना है, इन सब के हिसाब से भी हम नहीं कर पाते हैं। रोशन सेलिगमैन ने कुछ चीज़ें इसमें कहा है कि क्या-क्या आता है, जिसमें आता है सफरिंग, मैलअडैप्टिवनेस, अपने लिए बहुत ही डेंजर अपने को बना लेते हैं, जो सुसाइड वगैरह है, ये भी मैलअडैप्टिवनेस में ही आता है। अनकन्वेंशनली हम किसी भी चीज़ के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं, अनकन्वेंशनलिटी। फिर आता है कि अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, लॉस ऑफ कंट्रोल है, इरिटेशन होता है और हम बहुत अपने को डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, हम चुपचाप नहीं बैठ पाते हैं या कोई चीज़ प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। हम जब सोशल नॉर्म्स हैं या सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम वायलेट करते हैं, उनको नहीं मानते हैं या उनसे इतर कोई व्यवहार करना शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे क्या अदर मॉडल्स क्या हैं एबनॉर्मलिटीज़ के। साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में अगर डिस्टॉर्शन हो जाए, साइकोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं, हमने देखा कि सामने इस कमरे में बहुत लाइट है और लाइट में हमने देखा कि सामने एक रस्सी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है कि लाइट है, रस्सी है और हमने परसीव किया कि ये रस्सी है, हमने प्रत्यक्ष किया कि ये रस्सी है, हमने परसीव नहीं किया कि ये सांप है। मगर जब ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस, हाँ, इसी जगह पर कोई कमरे में अंधेरा हो और एक रस्सी पड़ी हो और हमें इल्यूजन हो जाए, हमें भ्रम हो जाए कि ये रस्सी नहीं सांप है, तो वो ठीक है। मगर पूर्णतः कमरे में रोशनी है, रस्सी सबको दिख रही है, मगर हम इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये रस्सी है, हम सांप समझ रहे हैं। तो ये अब डिस्टॉर्शन, साइकोलॉजिकल प्रोसेस में डिस्टॉर्शंस है। फिर ये आता है कि डिस्ट्रेस या डिसफंक्शनल की वजह से भी एबनॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं। हम ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। आपने मोगली फिल्म देखी होगी, मोगली की कहानी देखी होगी। वो समाज में, मानव समाज में नहीं पला बढ़ा है, वो एक जंगल में पला बढ़ा है। हालांकि वो कहानी है, मगर कहानी में वो जंगल में पला बढ़ा। तो वो पर्टिकुलरली जो समाज के हैं, उनके ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स से वहाँ है। तो इन चीज़ों को भी हम एबनॉर्मल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे डिस्ट्रेस हो गया, डिसफंक्शनल हो गया, डेंजरस है, इन सारे स्थितियों को भी हम एबनॉर्मल की श्रेणी में रखते हैं। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि साइकोपैथोलॉजी का इतिहास क्या है। इसके इतिहास में हम देखेंगे जो सिविलाइजेशंस पहले के से, इंडियन सिविलाइजेशंस हैं, इजिप्ट के सिविलाइजेशंस हैं, चाइनीज़ हैं, ग्रीक्स हैं, यहाँ से हमें जो है डिस्टर्ब बिहेवियर के सूत्रधार मिलते हैं, जो आज जाके हम मेंटल इलनेस के तौर पर देखते हैं। जो भी रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज हैं, उसमें हमने पाया है कि मैलिग्नाइज्ड होते हैं, शंस्ड होते हैं, और उनके सिम्टम्स होते हैं कि सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही विचित्र टाइप के ये है। जैसे माना जाता है किसी ने हमें पनिश किया है, किसी कोई प्लानेट है जिसके इन्फ्लुएंस में कोई विच है, कोई भूत प्रेत है, इन सब के साये में जो है इस तरह के व्यवहार होते हैं। 2000 साल या उससे भी पहले जो ग्रीक फिलॉसफी थी, उसमें हिपोक्रेट्स और प्लेटो ने ये कहा कि जो मानसिक अस्वस्थता है
उसके बहुत सारे कॉमन प्लेसेस काउज है। हिपोक्रेट्स ने इसे फिजियोलॉजी के डिसफंक्शनल के आधार पर बताया। प्लेटो ने इसको कहा कि ये मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद है जिसकी वजह से ये मानसिक बीमारियां होती हैं। चक्रा या सुसूत्रु जो हैं उसमें फिजिशियंस या सर्जन्स जो इंडिया से हैं, उन्होंने 100 एडी या 500 एडी में इन्होंने ये एम्फेसाइज किया कि जो इमोशंस होते हैं उन इमोशंस को या संवेगों को बेहतर तरीके से संभाल पाना ही जो है हमें मानसिक बीमारियों की तरफ ले जाता है। फिर आता है कि जो 1500 साल पहले जब रिकॉर्ड किया गया तो वहाँ से फिर मिडिल एज और इसमें जो है रैशनल साइंटिफिक थिंकिंग के आधार पर चीज़ें आती गई और उसमें जो है रिलीजियस सुपरस्टिशंस, हम जो चीज़ काम कर रहे हैं उसके क्या वजह हैं, क्यों कर रहे हैं, अगर हम इसको जानते हैं और तब जान के कर रहे हैं तो इसको रैशनल बिहेवियर कहा जाता है। मगर कहा कि रिलीजियस सुपरस्टिशंस की वजह से बिल्ली रास्ता काट गई, नहीं जाना चाहिए, तो इसका साइंटिफिक क्या वजह है नहीं पता। तो इन सब को फिर कहा गया कि इस चीज़ों से अबनॉर्मल बिहेवियर, मेंटली इल चीज़ें होना शुरू होता है। इसमें जो है उन्होंने पोप ने डिक्री इशू की और इन्होंने रिमाइंड करवाया कि कोई भी सडन रीज़न जो है हमारे अंदर वो डेमोनिक प्रोसेस की वजह से हमें देखने को मिलता है और ये एबनॉर्मल बिहेवियर का काम आधार बनता है। अरबिक और एशियन कंट्रीज़ में साइंटिफिक एस्पेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। फिर असाइलम जो है जिनको पागल खाना कहा जाता था, अब इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अब मेंटल हॉस्पिटल या मानसिक अस्पताल की श्रेणी में इसको रखा जाता है। उन्होंने इनको कहा। फिर 705 एडी में फिर क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स प्रॉफिट्स ने कहा कि जो भगवान जिनसे प्यार नहीं करता है फिर वो इंसेन हो जाते हैं और ये अबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं। हमारे भारत में बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म, हिंदूज़्म, मेडिसिन्स, इन्होंने जो है एबनॉर्मल बिहेवियर को ट्रीट करना शुरू किया और 500 से 1000 एडी के बीच में जो है ये कहा गया कि इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशंस, जो हमारी बुद्धि का विकास होता है वो जब रुक जाता है तब इस तरह के एबनॉर्मल बिहेवियर होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो है इस पे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस हुआ 1700 उसके बाद में, उसमें ये किया गया कि जो मॉरल ट्रीटमेंट है, मॉरल ट्रीटमेंट को यूज़ किया गया कि जब व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों से गिर जाता है तब इस तरह के अबनॉर्मल बिहेवियर करना शुरू करता है। तो व्यक्ति को मॉरली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए जिससे कि वो नॉर्मल बिहेवियर कर सके। अबनॉर्मल बिहेवियर जो है इमोरल एक्ट्स हैं और अनैतिक व्यवहार हैं जिन व्यवहारों को वो करता है। फिर इस पे और अशोका जो 250 बीसी इनके वो देखे गए हैं, इसमें स्पेशल हॉस्पिटल्स बनाए गए जो मेंटल पेशेंट्स होते थे उनके लिए। फिर मध्य प्रदेश में 15 सेंचुरीज में भी मोहम्मद खिलजी ने इस पे अलग से हॉस्पिटल या असाइलम कहते हैं बनाया, जिसको कहा जाता है कि ये हमारे देश का पहला असाइलम था। और इसमें जो है आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम से जो है मेडिसिन से अबनॉर्मल बिहेवियर का ट्रीटमेंट होता था। फिर आ जाता है कि मॉरल ट्रीटमेंट में काम आता था कि 19th सेंचुरी में ये देखा गया कि मेंटल इलनेस जो है वो बहुत हद तक प्रीवियसली जो पहले से जो किए हुए काम हैं उनके आधार पर बनता है। मॉडर्न एरा में ये कहा गया कि ये ब्रेन या माइंड उनके डिसफंक्शनल्स की वजह से, आप देखो हिपोक्रेट्स ने 2000 साल पहले जो बात की थी, हाँ वही चीज़ फिर से आगे कैप्लिन और ब्लूरर ने इसको प्रोमिनेंसी दिया, जो हिपोक्रेट्स के उसके थे कि ह्यूमर्स ने शरीर विज्ञान के आधार पर इसको उन्होंने
मेंटल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया। फिर उन्होंने पैरानोइया है, कैटाटोनिया है, इन सब के बारे में बात की। कैप्लिन को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है साइकोपैथोलॉजी के फील्ड में। इसकी बुक है जो मेडिसिन या मेडिकल स्टूडेंट्स में एकदम पढ़नी है। इसके बिना शायद आप मेंटल इलनेस या साइकोपैथोलॉजी के बारे में कभी जान ही नहीं पाएंगे। उन्होंने जो मेंटल जो सिंड्रोम है इसको डिमेंशिया और मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस के तौर पे अलग अलग करना शुरू कर दिया। फिर उसके अलग अलग टुकड़े होने शुरू हुए और इस आधार पे बहुत हद तक जो है मेंटल डिसऑर्डर्स को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के साइकोटिक, न्यूरोटिक इन आधार पर रखना शुरू। फिर आ जाता है 20th सेंचुरी में जब साइंस का और विकास हुआ, तो जब जिसमें मॉडर्न साइकोपैथोलॉजी है वो उसके बारे में बात करना शुरू किया गया। तब देखा गया कि सोमैटोजेनिक वो चीज़ें होती हैं जहाँ हमारे शरीर में मेंटल इलनेस के लक्षण देखने शुरू होते हैं मगर कोई शारीरिक बीमारी हमारे को नहीं मिलती है। इसमें फिर यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने भी काम किया और आज हमारे पास जो है ICD-11 है, DSM-5 है, जो पूरे वर्ल्ड में एक साथ एक ही तरह के डेफिनेशंस के आधार पर मेंटल इलनेस को डिफाइन करता है। इसमें धीरे धीरे और डेवलपमेंट होना शुरू हुआ जिसमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको ECT थेरेपी कहा जाता है, इसके आधार पर मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ। फिर साइकोपैथोलॉजी पर और रिसर्च हुए और फिर जो है इसमें देखा गया कि सोमैटोजेनिक या साइकोजेनिक अप्रोच के आधार पर मेंटल इलनेस अराइज होता है। फिर गोलमैन ने 1992 में ये कहा कि स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल दिया, जिसके आधार पर, इस मॉडल के आधार पर है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स, मतलब सिर्फ एक वजह नहीं है हमारे मेंटल इलनेस के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिलके जो हैं मेंटल इलनेस को हमारे सामने लाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि मेंटल इलनेस जो है वो कहाँ से शुरू होके और फिर आज मॉडर्न वर्ल्ड में वो किस फॉर्म में आ गया है। अब इसमें अगर हम इसको सम अप करना चाहें तो हमने क्या क्या आज देखा। हमने देखा कि साइकोपैथोलॉजी की सर्च कहाँ से शुरू हुई, कि व्यक्ति का व्यवहार है, व्यक्ति की सोच है, व्यक्ति की जो फीलिंग्स में संवेग हैं उसमें बहुत ही अलग तरीके के व्यवहार और कभी कभी वो बिजार व्यवहार या सेल्फ डिफीटिंग व्यवहार देखने को मिलता है तीनों स्तरों पर। व्यवहार मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि थिंकिंग, सोचना भी एक व्यवहार है, करना भी एक व्यवहार है और हमें कोई इमोशनली वो भी एक व्यवहार के फॉर्म में ही बाहर आता है। हम अगर रो रहे हैं तो वो भी एक व्यवहार है। एक व्यक्ति को हम तब तक नॉर्मल कह सकते हैं जब तक कि वो बीमार नहीं है। ये था, मगर आज ये कहा गया है कि बीमार ना होना ही काफ़ी नहीं है कि वो मानसिक तौर पर भी हेल्दी है। तो इस पे आगे काम होना शुरू हुआ और कहा कि बीमार ना होना और साथ ही साथ वो बेहतर तरीके से अपनी व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके, सर्वांगीण विकास कर सके, तभी हम उस व्यक्ति को जो है फुल्ली फंक्शनिंग पर्सनालिटी की संज्ञा देंगे। इसमें उन्होंने बहुत से करेक्शंस भी किए और कंट्रोल किया कि बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है, फीलिंग्स के बारे में हमारी क्या अवेयरनेस है उनको रखना है और साथ ही साथ लाइफ को कैसे इवैल्यूएट करना है, इन सब चीज़ों को देखना है। इसमें जो है अब नॉर्मल बिहेवियर में साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, साइकेट्रिस्ट काम करते हैं, फिर सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर भी हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और फिर जो सोसाइटी है, सोसाइटी के आधार पर भी चीज़ें डिफ़ाइंड होती हैं। हमारे व्यक्तिगत तौर पर भी, अब व्यक्तिगत तौर पे है कि अगर आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी,
वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है? और यहीं पर हम जो है शायद 3-4 घंटे की ड्यूटी करते हैं। बहुत से ऑफिसेज़ हैं जहाँ सिर्फ इतना या पार्ट टाइम जो जॉब्स करते हैं। तो एक व्यक्ति कितना डिस्ट्रेस को सँभाल सकता है? अब जो हवाई जहाज़ का पायलट है, उसके ऊपर कितना प्रेशर रहता है, कितनी सारी चीज़ें रहती हैं, और यहाँ पर एक साइकिल चलाने वाले को अगर एकदम से हवाई जहाज़ में बैठा दिया जाए, तो उसका प्रेशर लेवल सँभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर जो पायलट है, वो इस चीज़ को बड़े आसानी से, तो ये व्यक्तिगत तौर पर भी जो है एबनॉर्मल बिहेवियर डिफ़ाइन होता है। व्यवहार के जो डिसफंक्शनल्स हैं, हम जिसमें फ़ेल हो जाते हैं, अ, उन सब के आधार पर भी हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर डिफाइन होते हैं। आज बहुत सारे ऐसे है जिनमें जो मेंटल इलनेस है, उसमें हम सोमैटोजेनिक या साइकोजेनिक परिस्थितियों की बात करते हैं। उनमें हमने बात की है हिप्पोक्रेट्स और प्लेटो के बारे में। वहाँ से जो है फिर वर्तमान समय में कैप्लिन ने कैसे इन चीज़ों को डिफाइन किया और इसने इसको मॉडर्न हिसाब से चीज़ों को करना शुरू किया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें बात करनी चाहिए कि साइकोपैथोलॉजी क्या है। वो एक स्टडी है जिसमें हम कारणों का, उसके प्रक्रियाओं का, या जो मेंटल डिसऑर्डर्स है, मानसिक बीमारियां हैं, उनका कैसे निरूपण होता है व्यवहार के फॉर्म में, उन सब की स्टडीज़ करते हैं। और ये व्यवहार जो है इनको मेंटल डिसऑर्डर की श्रेणी में रखा जाता है। फिर सोमैटोजेनिक बातें जो हमने कही हैं उसमें है कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ जो हमारे शरीर विज्ञान से संबंधित कॉजेज़ हैं वो नहीं होते हैं, मगर वो उसकी जगह पे क्या होता है, हमारे मनोवैज्ञानिक कॉजेज़ काम करते हैं, मगर उसका प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पे देखने को मिलता है। इसमें आप देखेंगे कि जो माइंड है, माइंड की स्टडी है, माइंड की स्टडी के साथ भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज हम कुछ उन चीज़ों में भी बात करते हैं कि कैसे इन चीज़ों को आप डील कर सकते हैं। कुछ ऐसे थेरेपीज़ होती हैं जिन थेरेपीज़ के आधार पर मनोवैज्ञानिक जो हैं इनको डील करते हैं। इसमें कहा जाता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें बिहेवियर को बदल कर हम उसके कॉग्निशन, हमारे उसके सोचने समझने और की स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। फिर हम कॉग्निशन में ये बदलाव करके उसके बिहेवियर में, जैसे कॉग्निशंस में व्यवहार में रोज़-रोज़ हाथ धोना, बार-बार हाथ धोना, जैसी परिस्थितियाँ हैं, इसको एबनॉर्मल बिहेवियर हम कह रहे हैं। अब इसको हम, एक तो ये हो सकता है कि हम व्यवहार को रोकें, व्यवहार को रोकना जब मुश्किल हो जाता है, तो हम कॉग्निशन में, हम उसके साथ उसके कॉग्निशन में चेंज करते हैं कि ये हाथ धोना किस वजह से है, क्या मॉरल एस्पेक्ट्स को इसमें इन्वॉल्व होना था, क्या मॉरलिटी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर है तो वो सही नहीं मानी जाती है। जैसे अब हम 2-3 रोटी खाते हैं, अगर हम ना रोटी खाएं तो वो हद से कम हो जाएगा, वो भी हमें बीमार कर देगा। हम 2-3 रोटी जो नॉर्मली खाते हैं वो हमें स्वस्थ रखता है, मगर इसी जगह पे 10-12 रोटी अगर हम खाना शुरू कर देंगे तो वो भी हमें बीमार कर देगा। तो ये हद से ज़्यादा वाली चीज़ भी एक तरह से हमें वो करता है। तो इसको नॉर्मलाइज़ करना कि क्या हर व्यक्ति का नॉर्मल जो है, सामान्य जो है, हर व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के सामान्य से मेल खाएगा? नहीं खाता। हमारे इसमें जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। इस पर भी के आधार पर भी हम चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। और अगर हम देखें कि आपने शायद एक मूवी देखी होगी, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में आप देखिए कि एक बच्चा जो है वो पढ़ने में इतना तेज़ है कि वो आगे जाके एक साइंटिस्ट बनता है। और उसी जगह पे एक और बच्चा जो है वो भी तेज़ है, मगर वो क्या करता है, वो चीज़ों को सिर्फ रटता है, उनको प्रोसेस नहीं करता है। तो आज के टाइम में क्या है, सिर्फ चीज़ों को रट के मेमोरी में रख के एग्ज़ाम पास होना इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर, मगर वो नॉर्मल बिहेवियर क्या है, वो आपको स्कूल के रिज़ल्ट से पास करा देगा,
मगर जीवन में जब हम उतरते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे मानसिक बीमारियां हमें देखने को मिलती है, जब हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं, हम किसी परिस्थिति में अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो कॉलेज के बाहर की दुनिया बनती है, वहाँ पर हमें एक्शन करना पड़ता है, हमें रिजल्ट्स देने पड़ते हैं, और वो रिजल्ट्स जो है रटाए रटाए कॉन्सेप्ट्स या चीज़ों से नहीं आते, उनको यूज़ करना होता है, उन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना होता है। जैसे रैंचो ने इस्तेमाल किया कि जो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बारे में हम फिजिक्स में क्लास 3, 4, 5 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, मगर गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर सिर्फ इतना हम याद करके एग्ज़ाम पास करते हैं, मगर वो कहाँ यूज़ हो सकता है, उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके दिखाया। तो वो जो क्रियात्मक एस्पेक्ट में हमारे कॉग्निशंस को कन्वर्ट करना, वो अगर प्रॉपरली होता है तो ये नॉर्मल बिहेवियर में आएगा, और अगर ये चीज़ें प्रॉपरली नहीं हैं तो फिर ये धीरे धीरे अब नॉर्मल बिहेवियर में आ जाएगा। आपको मालूम है कि पहले जो है रिजल्ट्स आते थे, रिजल्ट्स आने के बाद आज भी बच्चे जो है फेल हो गए तो सुसाइड करने चले जाते हैं, सुसाइड कर भी लेते हैं, और उसमें बहुत सारा परसेंटेज ऐसा है जो सक्सेसफुल भी हो जाता है। इसी जगह पे क्या हमने कभी सक्सेस को संभालना सीखा है? नहीं सीखा। तो उस सक्सेस को संभालना ना सीखने की वजह से एक बार जब हमारे पास अनसक्सेस आ जाता है तो हम उस अनसक्सेस को भी नहीं संभाल पाते। तो हमें दोनों चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि हम सक्सेस को कैसे संभालें, एकदम हमारा वो ना हो जाए। अगर हम सक्सेस को भी नहीं संभाल पाएंगे तो भी मेंटल डिसऑर्डर्स में जाएंगे, और अनसक्सेस को नहीं संभाल पाएंगे तो भी मेंटल डिसऑर्डर्स में जाएंगे। तो हमारे बिहेवियर में, परिस्थितियों में बचपन से ही हमें ये सारी चीज़ें सीखते रहना चाहिए कि हम दोनों ही परिस्थिति को संभाल सकें, हम सक्सेस को भी संभाल सकें और हम अनसक्सेस एस्पेक्ट को भी संभाल सकें। अगर ऐसा होगा, आप अगर देखें हार्ट बीट्स जो होती हैं ऊपर नीचे होती हैं, तो लाइफ भी हमें ये कह रही होती है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में, अगर आप हार्ट बीट्स को देखें स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो इसका मतलब है वो आदमी डेड हो चुका है। तो हमारी लाइफ में भी ऊपर नीचे होता है। तो नॉर्मल बिहेवियर भी, कभी कभी हमें सक्सेस मिली, कभी किसी चीज़ में हम फेलियर हो गए हैं, फिर हमने कोशिश की, हमें सक्सेस मिली, हमने अच्छा कोशिश नहीं किया। आप देखो हमारे बैट्समैन सचिन तेंदुलकर आज भारत रत्न से सम्मानित है, क्या वो कभी जीरो पे आउट नहीं हुए होंगे? तो उन्होंने भी अनसक्सेस को देखा है, और मगर अनसक्सेस को देखने के बाद भी अगले मैच में वो 100 बनाने की हिम्मत रखते हैं और बनाते भी हैं। तो ये नॉर्मल बिहेवियर में आता है। नॉर्मल बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमें सक्सेस देना, कभी कभी हम फेलियर भी होंगे। हम अगर जैसे सक्सेस को हैंडल कर रहे हैं वैसे हमें फेलियर को भी हैंडल करना होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अगर हम व्यवहारों में देखना शुरू करेंगे तो हम बेहतर तरीके से नॉर्मल बिहेवियर की तरफ जाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि हम जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगे, अगर हम उस परिस्थिति में व्यवहार करने के लिए अपने को समायोजित पहले से नहीं रखेंगे तो असमायोजन होना स्वाभाविक हो जाएगा, और वो असमायोजन जो है बहुत लंबे समय में जाके जो है मेंटल डिसऑर्डर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक आपने नाम सुना होगा डिप्रेशन, अवसाद। अवसाद एक दिन में नहीं बनता है। अवसाद की शुरुआत होती है चिंता से। चिंता जो है धीरे धीरे फिर स्ट्रेस या प्रतिबल में कन्वर्ट होती है। प्रतिबल जो है धीरे धीरे जो है और डेप्थ में जाती है, और डेप्थ में जाने के बाद फिर वो जाके अवसाद में आती है। अवसाद में भी वो पहले माइल्ड अवसाद माने न्यून रहता है, फिर मॉडरेट मध्यम अवसाद में जाता है, फिर जाके सीवियर अवसाद में पहुंचता है। वो सीवियर अवसाद में क्या होता है कि हम कोई भी काम नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, हमें किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं होता है, हम किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, हमारे साथ अगर कोई मिलने आता है तो हम अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। तो ये, तो आप देखिए, और इसके मैंने चिंता को अगर हमने नहीं डील किया तो सीवियर अवसाद तक पहुंचने में 6 से 8 महीने लगते हैं। माने हमारे पास बहुत वक्त है कि हम उसके पहले ही चीज़ों को डील करना शुरू करें। तो अबनॉर्मल बिहेवियर अबनॉर्मल बिहेवियर ऐसा नहीं है कि आज नॉर्मल है और कल अबनॉर्मल हो जाए। माने हमारे पास जो है वक्त का एक लंबा चौड़ा हिस्सा रहता है, और उस वक्त को अगर हम ठीक तरीके से टैकल कर सके
तो हम एबनॉर्मल बिहेवियर या एबनॉर्मलिटी को रोक सकते हैं। आसान भी है यही चीज़ें जो हैं, क्योंकि एक बार एबनॉर्मलिटी में हम पहुंच गए, फिर वहाँ से नॉर्मल में लाना, जैसे जाने में भी अगर